नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के सीएमएस डॉक्टर मूल नारायण वर्मा। आइए जानते हैं कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आप अपने मरीजों की सेवा कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने शहर के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने जो सहयोग दिया वो बहुत, इसमें सरकार ने बहुत सी गाइडलाइंस जारी की थी कि किस तरह से हॉस्पिटल को चलाना है, कैसे मरीजों को संभालना है, जिनको कि हम शॉर्ट में उनका नाम IPC इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस थी, जिसमें 6 चीज़ें प्रमुख थीं। सबसे पहला जो ध्यान रखा गया था वो था कि हमारी जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ थी कि हम अपने हाथों को कैसे धोएं। चूँकि ये हॉस्पिटल है, हम मरीजों को छूते हैं, मरीजों को दवाइयाँ लगाते हैं, तो हाथ किस तरह से धोए जाएं, ये हम लोगों की प्रैक्टिसेस को 100% जो साइंस के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको फॉलो किया। दूसरा, हमारा रेस्पिरेटरी हाइजीन, हम जैसे आपके सामने आज बैठे हुए हैं, हम अलग बैठे हैं, हमने अब मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन इस दौरान किसी भी पर्सनल को हमारे हॉस्पिटल में या मरीज को ये परमिशन नहीं थी या अभी भी नहीं है कि वो मास्क और कैप ना लगाएं। कैप लगाने से होता है कि आप बालों में इन्फेक्शन आपके नहीं फैलता है, खासकर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कैप लगाना, और मास्क तो 100% सबको लगाना है। हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हमारे इसमें बात करने से जो हमारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ये 20 फीट तक जाते हैं। 20 फीट मतलब 20 फीट तक हमारा इन्फेक्शन जा रहा है, इसलिए हम मास्क लगाते हैं कि हमारा इन्फेक्शन बाहर ना जाए, हमारे सामने जो आदमी बैठा वो भी मास्क लगाया हुआ है, उसका इन्फेक्शन हमारे तक ना आए। जो हमारे अस्पताल में मरीज़ गेट पर आता है तो सबसे पहले उसकी स्कैनिंग होती है, जिसको हम इंफ्रारेड स्कैनिंग कहते हैं। उसका हम टेम्परेचर देख लेते हैं कि उसका कितना टेम्परेचर है। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस बीमारी के 3 बहुत बड़े लक्षण हैं। पहला बुखार, दूसरा खांसी, तीसरा सांस फूलना। हम अभी भी बुखार, खांसी और सांस फूलने के मरीज़ों को नहीं ले रहे हैं। हम बाहर अपने गेट पे भी स्कैनिंग करते हैं, जिसको बुखार खांसी होती है उनको BHU या फिर हम जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर भेज देते हैं। इसके बाद में जो हमारे मरीज़ होते हैं उनको एक हम फॉर्म भरवाते हैं कि उनको तीनों में से कोई चीज़ नहीं है, या वो कहीं से दूर की जर्नी करके तो नहीं आ रहे हैं, कहीं विदेश से तो नहीं आ रहे हैं, या मान लिया कहीं महाराष्ट्र या ऐसी जगह से तो नहीं आ रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर वो लोकल लोग हैं तो उनसे ये मालूम कर लेते हैं कि वो किसी ऐसे क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं जो रेड जोन में एरिया में आता हो, तो उससे हम फॉर्म भरा के उनका डिक्लेरेशन लेने के बाद हम उनका हाथ धुलवा करके तब अंदर भेजते हैं। तब उसके बाद में हमारे डॉक्टर देखते हैं। डॉक्टर्स के पास भी एक अलग से स्टाफ है जो सबसे पहले उनके हैंड हाइजीन को क्लीन कराता है, डॉक्टर साहब को पेपर देता है, डॉक्टर साहब देख करके उसी तरह से उनको दवाइयाँ लिखते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा पूरे हमारे इस संक्रमण के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में चलती रही हैं। जैसे कि हार्ट के केसेस हैं, हमारे इंजरी के केसेस हैं, ज़्यादातर केसेस हमारे यहाँ आए, उनके इमरजेंसी ऑपरेशंस होते रहें, जो पूरे इस IPC के तहत, जैसा उन्होंने बताया कि अब जनरल प्रिकॉशंस क्या लेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट का जो हम चीज़ें निकालते हैं, जिनका एक स्पेशल तरह से निस्तारण होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो लॉन्ड्री वगैरह इस्तेमाल होती है उसको किस तरह से धुलाई करनी है, कैसे रखा जाना है। प्लस साथ साथ में हमारा जितना हॉस्पिटल स्टाफ है, जिसको हम हेल्थ केयर वर्कर बोलते हैं, उनको हम डेली टेम्परेचर की स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर किसी भी स्टाफ को बुखार जैसी कोई हालत पाई जाती है तो हम उसको अलग से इलाज करने के लिए BHU या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन है, जो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हमारे हर 2 से 4 घंटे में पूरा इसका छिड़काव होता रहता है। हम गेट से लेकर के अपना पूरा हॉस्पिटल, हमारी कैंटीन, हमारा जो रेजिडेंस हैं, हमारे जहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ रहते हैं, लगातार होता है। इसके साथ साथ में हमारे हर जगह स्टाफ, जैसे हम किसी के रूम में चैम्बर में जाते हैं तो उसमें हैंडल लगे होते हैं, उन सबों को 2 से 3 घंटे में क्लीन कराते रहते हैं, जिससे कि मान लीजिए कहीं कोई ऐसा इन्फेक्शन वाला पेशेंट आ जाए, उसको टच करे कि ये दूसरे को ना हो पाए। तो ये चीज़ें रही हैं जो हम लोगों ने 100% फॉलो की है, और इसी का एक ख़ास कारण है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत से मरीज़ लॉकडाउन के दौरान आते रहे हैं। हम उनको हर तरह की सुविधा, ऑपरेशन से लेके उनको इलाज तक की सुविधा देते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है पॉपुलर हॉस्पिटल के निदेशक व प्रख्यात लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर AK कौशिक। आइए जानते हैं आपके हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं तथा पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का चेयरमैन हूं। जैसा कि वर्तिका जी ने पूछा कि इस समय हमारे हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं। पूरा विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना का प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में हॉस्पिटल का संचालन करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तमाम इसमें बंधने हैं, तमाम संकट है, तमाम तरह की असुविधाएं हैं, तमाम तरह के लोगों के मन में भय है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे स्टाफ हो या डॉक्टर हो, सभी इससे कहीं न कहीं से बुरी तरह से भयभीत हैं। इसके बावजूद पॉपुलर हॉस्पिटल ने जब से 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अपने हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से मेंटेन रखा है। एक हमारे मन में भाव है कि जनता का सेवा किया जाए, चिकित्सा जरूर से की जाए ताकि किसी भी तरह का लोगों को जान माल की क्षति न होने पाए। सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, जैसे कि कोविड प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट के जो भी प्रोटोकॉल से सर्जरी को लेकर, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, इस सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने पूरे टीम को, चाहे वो नर्सिंग का टीम हो, चाहे डॉक्टर्स का हो या पैरामेडिकल का, सबको रोज़ मोटिवेट करता था कि भाई ये देखिए ये संकट तो है लेकिन एक दिन दूर होगा और आने वाले टाइम में हो सकता है इसी के साथ हमें जीना भी पड़े। तो आप लोग अभी से आदत डाल लीजिए, अपने को बचाइए, मरीज को सुरक्षा दीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो अपने मनोबल को ऊंचा रखना और इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए हमने स्पेशलिटी सुविधाएं, जिसमें जितने भी तरह की सर्जरी थी जनरल सर्जरी में, मैं खुद किया और अपनी टीम को मोटिवेट किया। ऑर्थोपेडिक्स में दोनों हमारे डॉक्टर्स लगातार, डॉक्टर विनीत डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर अखिलेश हैं, दोनों ने लगातार अपनी सेवाएं दी। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट अच्छी तरह चलता रहा। मेडिसिन में हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर तिवारी, ये लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। गायनिक में भी इसी प्रकार हमारे 2-3 डॉक्टर्स की टीम है। ये सारे लोग लगातार, किसी भी प्रकार के सर्जरी को हमने रिफ्यूज़ नहीं किया। हम लोग चाहते थे कि चूँकि बहुत बड़ा सेटअप है, सर्जिकल और मेडिकल सब तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो इसको दूर रखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही हमने किया। और फिर अब चलते हैं सुपर स्पेशलिटी की तरफ। सारे अस्पतालों में कोई भी कार्डियक प्रोसीजर्स नहीं हो रहे थे, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने, हमारे यहाँ 3 DM डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर हरिकृष्ण श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर सुधाकर हैं, डॉक्टर मनोज हैं, तीनों ने लगातार मेडिकल फैसिलिटीज या साथ साथ सारे इंटरवेंशन, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, पेसमेकर हो या BNB हो, अपने अनवरत करते रहे। लेकिन हमने हमेशा प्रिकॉशन रखा। ICU फैसिलिटी, जिसमें जितने क्रिटिकल पेशेंट्स का केयर होता है वो भी टीम हमारी लगातार एक्टिव रही है। बात करते हैं रीनल साइंसेस का, चाहे यूरोलॉजिस्ट जो किडनी के सारे ऑपरेशन होते हैं यूरोलॉजी वाले, उसमें या डायलिसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट हो। मैं अपने श्रोता बंधुओं को ये बता रहा था कि कैसे हमने अपनी टीम को एनर्जाइज किया कि ये हम काम करते रहें, कैसे हमने उत्साह दिलाया। इसमें हमने सबसे पहले उनका मनोबल बढ़ाया, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, इसकी सारी तरकीब बताई। दिन भर में 3 बार मैं इनके क्लासेस लेता था और कोविड प्रिवेंशन कैसे करना इसका पूरा नॉलेज देता था। मरीज से आपको कैसे सुरक्षा लेना वो बताता था और साथ साथ प्रिकॉशनरी जितने भी मेजर्स हैं उसको लेने का तरीका बताता था। साथ में मैंने ये किया कि गवर्नमेंट के जितने प्रोटोकॉल्स हैं सबकी ट्रेनिंग लगातार करता रहा। हमारे CMS ने लगातार प्रिकॉशनरी मेजर और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स को लागू करता रहा। इसकी वजह से सारे हमारे स्टाफ पूरी तरह से इक्विप्ड थे। दूसरी बात ये थी कि जब भी हम गेट पर एंट्री लेते थे मरीज का, तो वहीं पर हम स्क्रीन करके उनको कोविड के सस्पिशियस केसेस को तुरंत सेलेक्ट करके बाहर उनको कोविड सेंटर्स पर हम भेज दिया करते थे। इसकी वजह से हमारा पूरा वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित था। मरीज का भी कॉन्फिडेंस था, मरीज के साथी का भी कॉन्फिडेंस था और हमारे स्टाफ का भी कॉन्फिडेंस था और डॉक्टर्स का भी था। उसके बाद हुआ कि फिर भी मन में तो ये इस ऐसे विश्वव्यापी संकट से मन में सबके भय है, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। फिर हमने क्या किया कि मैं लीड रोल प्ले किया। मैं खुद जितनी इमरजेंसी सर्जरी, जनरल सर्जरी की होती है या कुछ इलेक्टिव सर्जरी जहाँ बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल लेके चलना था, उसको मैं खुद हिम्मत करके करता था और पूरी टीम को दिखाता था कि भाई देखो, जब मैं कर सकता हूँ, प्रिकॉशन ले सकता हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद हमारे ऑर्थोपेडिक्स टीम में डॉक्टर अजीत, डॉक्टर विनीत, उन लोगों ने ऑर्थोपेडिक्स की सारी ट्रॉमा के केसेस किए। गायनेकोलॉजी में डॉक्टर अनुपमा और
डॉक्टर किरण, जो कि हमारी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इन लोगों ने भी जितनी गायनिक सर्जरी थी, जैसे हमारे इंदिरा IVF के केसेस आते हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल केसेस होते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसमें जितनी भी इमरजेंसी सर्जरी हुई और इलेक्टिव सीजरियन भी था और चाहे और भी इमरजेंसी ब्लीडिंग से रिलेटेड था, ये सारे केसेस को हम लोगों ने, जिसकी वजह से मरीज की जान जा सकती थी, उसको किया गया। साथ में मेडिसिन के केसेस तो नेचुरल रूप से ज़्यादा रहते हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर PK तिवारी और साथ में 1-2 और हमारे फिजिशियंस हैं, उन लोगों ने कहीं भी अपने तरफ से कोई कमी नहीं होने दी। पीडियाट्रिक्स में बात करें तो बनारस का ऐसा यूनिट है जो पूरे बनारस में टॉप पर गिना जा रहा है, और जहाँ भी क्रिटिकल केसेस की बात हो रही है पीडियाट्रिक केयर में, वो आज पॉपुलर हॉस्पिटल मेन चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया है। ऐसे में डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर निमिषा और डॉक्टर शुभम, 4 डॉक्टर्स की टीम है जो 24/7 कवर करते हैं, और ये सारे हमारे डॉक्टर्स वही प्रिकॉशन, वही सारी चीज़ों को लेते हुए इन लोगों ने अपनी चिकित्सा सेवाएं दी। साथ में अब बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी की, कार्डियोलॉजी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर हरिकिशन, डॉक्टर मनोज, ये 2 DM कार्डियोलॉजिस्ट, एक PG DCC, ये डॉक्टर्स हमारे इस आपदा की स्थिति में डर के बावजूद, भय के बावजूद लगातार कैंपस में रह करके एंजियोग्राफी, प्लास्टी जैसा ज़रूरत पड़ा, या पेसमेकर लगाना हो या BMV करना हो या किसी भी तरह का क्रिटिकल मैनेजमेंट हो, लगातार इन डॉक्टर्स ने अपना योगदान दिया। रीनल साइंसेस में, यूरोलॉजी में कुछ इमरजेंसीज केवल हम लोग करते थे, डायलिसिस इमरजेंसीज होती ही हैं, उनको करना मजबूरी था, इसी विभाग को हम लोगों ने चलाया। उसी प्रकार ICU केयर में जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। डॉक्टर उमेश हैं, डॉक्टर कुशवाहा हैं, डॉक्टर विनीत हैं और डॉक्टर तिवारी हैं। इस तरह के 4 हमारे ICU इंटेंसिविस्ट हैं। 4 लोगों ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, सारे प्रिकॉशंस लिए गए, और आज भी हम लोग उसी मुस्तैदी के साथ, उसी प्रिकॉशन के साथ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन का पार्शियली ओपनिंग शुरू हो गया है और काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, OPD भी चालू हो गया है, लेकिन ये चूँकि काम हमारे प्रैक्टिस में शुरू से था, तो हम लोगों को कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पेशेंट्स का फ्लो थोड़ा बढ़ा है। अदर सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो उसमें पीडियाट्रिक सर्जरी है एवं अन्य सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अच्छे से कार्य चल रहा है। कैंपस में हम लोगों के एक और बात करें तो नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज में हम बताना चाहेंगे कि अब हमारे एक अलग से कैंपस बन गया बचाव में, जिसमें MSc, BSc, पोस्ट बेसिक, ANM, GNM और जितने पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, सबके लिए एक अलग से कैंपस बन गया है, और एक अभी रनिंग कैंपस हमारा है। तो ये फैसिलिटी पॉपुलर हॉस्पिटल में का एक नया आयाम है जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और डॉक्टर सुधाकर जी जो हमारे डीन हैं बहुत अच्छे से इस विंग को चला रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो कैंपस इंटरव्यू वगैरह हो जा रहा है, उनको सबको जॉब मिल जा रहा है। और ये एक ऐसा ब्रांच है जो हॉस्पिटल संचालन में इसकी सेवा अनिवार्य है, इसके बिना हम अच्छे चिकित्सा की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये विंग भी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अदर फैसिलिटी की बात करें, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और ब्लड बैंक, तो ये सब सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये निश्चित रूप से सब हमारे साथ लग के सबों ने काम किया है, बहुत अच्छे से चलाया है। जैसा कि मैं सुपर स्पेशलिटी की चर्चा कर रहा था, इसमें 2 विभाग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, एक में है उसमें कैंसर रोग विभाग। कैंसर रोग विभाग में हमारे यहाँ लगभग कि हर प्रकार की सर्जरी हो रही है और कीमोथेरेपी दी जा रही है। रेडिएशन की सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 2 विभाग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर का 80% इलाज सर्जरी द्वारा होता है, और ये सर्जरी हो रही है। साथ में बात करें हम अगर गैस्ट्रो की, तो गैस्ट्रो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसका भी पूरा का पूरा इलाज हम लोग सभी तरह के प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, ये भी हमारा बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट काम किया है। एक डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, वो होता है न्यूरो सर्जरी और न्यूरो मेडिसिन। ये डिपार्टमेंट में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह पूरे कोविड पीरियड में यहाँ अनवरत अपनी सेवा देकर के जितने भी न्यूरो सर्जरी हुआ, चाहे न्यूरो मेडिकल केयर हुआ, उसमें अपना योगदान दिया है। डॉक्टर साहब, बनारस में पूर्वांचल और बिहार के उन मरीजों की तादाद अधिक होती है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया है, जो आपके हॉस्पिटल में अचानक बंद हो गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान एक ऐसी योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस का एक योजना है। भारत की जनसंख्या कुल मिलाकर करीब 130-35 करोड़ है। इस योजना के तहत 50 से 55 करोड़ लोग कवर होते हैं। इसमें स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी दोनों फैसिलिटी दी गई है। हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया से आयुष्मान योजना चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से मुझे खुद नहीं समझ में आया क्यों बंद कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और लेकिन हम लोग चाहते थे इस योजना को करना, और अभी भी हमारा एक अस्पताल सिगरा में, जिसको सिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ जो भी आयुष्मान के पेशेंट अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको भेज के वहाँ करवाता हूँ। इसलिए मैंने सेवाओं में अपने कमी नहीं की। ये कुछ प्रशासनिक स्तर पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं भी नहीं समझ पाया, और इसका लाभ जो जनता को जाना चाहिए था इतने बड़े हॉस्पिटल द्वारा, उससे वो वंचित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से जनता का नुकसान है इसमें। तो इसको पुनः चालू करने के लिए प्रयास आपने कुछ किया? मैं कई बार कोशिश किया कि ये योजना चालू कर दी जाए। कई बार सीएमओ ऑफिस भी गया और लखनऊ से भी मिलने की कोशिश किया, लेकिन मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं चालू हो पाया। डॉक्टर कौशिक, कोरोना की इस विकट परिस्थिति में आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या मांग करते हैं? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री खुद हैं, और जहाँ का, जिस शहर का प्रधानमंत्री अगर सांसद भी हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या वहाँ का स्थिति होगी। ऐसे व्यक्ति जो पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज बनारस केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण शहर हो गया आज के डेट में। ये केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वजह से हुआ है। और बात करें हम मुख्यमंत्री जी की, तो सभी जानते हैं कि कितने प्रखर वक्ता के साथ साथ प्रशासक हैं, और कैसे वो पूरे उत्तर प्रदेश को लीड करा रहे हैं। और इस विकट परिस्थिति में जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 30-35 करोड़ हो जाती है, उसमें कोरोना संकट को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, और कैसे मरीजों की संख्या बहुत कम रही। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा एक आग्रह है कि अगर हो सके, WTO वगैरह तमाम प्रतिबंधों के बावजूद के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना में आ जा रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए, और चाइना जैसे मजबूत देश को हराने की क्षमता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया है तो बड़े गर्व की बात है। आज पूरे विश्व स्तर पर अगर लीडरशिप मिला है तो केवल भारत को मिला है, और आज WHO में भी आप देखेंगे नेतृत्व तो भारत कर रहा है। इसी प्रकार एक महाशक्ति के रूप में हम आ रहे हैं, जो कि ऐसे नेतृत्व का कमाल है। हम चाहेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को सताई हों और बार बार प्रधानमंत्री बने, ताकि जो हमने 70 वर्षों में खोया है वो अगले 10 वर्षों में पा जाए। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक मिश्रा जी। इस वक्त हमारे साथ हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर भास्कर। आइए जानते हैं इस लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में हॉस्पिटल का संचालन कैसे हो रहा है और मरीजों की संख्या में कितनी कमी है। हॉस्पिटल का संचालन सीएमओ द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, जैसा कि ट्रेनिंग दिया गया है, एक नोडल हर हॉस्पिटल के एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उस नोडल ऑफिसर को सीएमओ द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, और ट्रेनिंग में बताया गया है कि कैसे हॉस्पिटल को संचालित किया जाए इस कोरोना महामारी के समय में। तो सबसे पहले शुरुआत होता है जब पेशेंट हमारा एंट्री होता है। पेशेंट जैसे ही एंट्री होता है, एंट्री होने के पहले सोप एंड वाटर से हाथ को साफ कराया जाता है। उसके बाद गेट पे हैंड सैनिटाइज किया जाता है। उसके अलावा जो पेशेंट यदि ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं पहना है, तो उसको मास्क प्रोवाइड किया जाता है, या उसको कहा जाता है कि आप गमछे से, कपड़े से अपना मुंह ढक करके तब हॉस्पिटल कैंपस में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद एक जो है कोरोना कॉर्नर बनाया गया है, जहां स्क्रीनिंग कॉर्नर, जहां पे पेशेंट का टेम्परेचर नोट होता है, पल्स नोट होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नोट किया जाता है। साथ ही साथ मरीज का पूरा डिटेल, कहाँ से आया है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, जो भी ये क्राइटेरिया बनाया गया है सीएमओ ऑफिस की तरह, उसको
पेशेंट का हिस्ट्री जो है नोट किया जाता है। यदि पेशेंट जो है ग्रीन जोन से नहीं आता है कोरोना और कोरोना का कोई लक्षण उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को फिर वापस जो है डॉक्टरों के द्वारा भेजा जाता है, उसके द्वारा जांच करने के लिए भेजा जाता है। नॉन कोविड पेशेंट को ही हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है। कोविड पेशेंट को जिनको लक्षण पाए जाते हैं उनको दीनदयाल या जो कोविड हॉस्पिटल है BHU के लिए रेफर कर दिया जाता है। फ्लोर की 4-4 घंटे पे सफाई, सबसे पहले साबुन पानी के द्वारा फ्लोर की सफाई होती है, उसके बाद सादा पानी के द्वारा सफाई होती है, उसके बाद फ्लोर सूखने के बाद हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसके द्वारा फ्लोर का क्लीनिंग किया जाता है। हर 4-4 घंटे पे फ्लोर की क्लीनिंग होती है। इसके अलावा दीवार 7 फुट तक जो दीवार है उसकी भी क्लीनिंग होती है हाइपोक्लोराइड के द्वारा। जो कॉमनली जो टच किए जाते हैं जैसे कि स्टेयर केस का रेलिंग है या दरवाजे का हैंडल है, उसको भी समय समय पर सैनिटाइज किया जाता है। तीसरी बात यह है कि जितने भी कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको PPE किट प्रोवाइड किया गया है और PPE किट पहन करके ही ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, हमारे कैमरे में भी आप देख रही हैं कि हमारे रिसेप्शनिस्ट से लेकर के आपने देखा होगा मैडम, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आपको PPE किट में मिला है, स्वीपर भी मिलेगा। हर कर्मचारी को एक किट प्रोवाइड किया गया है जिसका रख रखाव, जिसका सैनिटाइजेशन वो खुद करते हैं, अपने ले जाते हैं, धुलते हैं, सुखाते हैं, दूसरे दिन फिर भी यूज करते हैं उसको। ये हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि जो डिस्पोजेबल जो मटेरियल निकलता है उसके लिए वहाँ पे अलग अलग बकेट, अलग अलग कलर के बकेट दिए गए हैं जिसमें कि अलग अलग चीज़ें जो है, ग्लव्स है, डिस्पोजेबल जो है आपका जो है अदर चीज़ें हैं जो कि यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं, उसको अलग बकेट में डाला जाता है और बाकी चीज़ें अलग कचरा में डाला जाता है। इस तरीके से जो है कोरोना काल में जो है इसका संचालन किया जा रहा है एज पर गाइडलाइन ऑफ CMO। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।